रेल का, वायुयान का, जलयान का बहुत थोड़ा सा रोल है। अधिकतर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किस पर होता है? सड़कों पर होता है। 60% के आसपास सड़क। पहले हम इसको बैकग्राउंड के अंदर की देखें, सड़कें कैसे विकसित हुई, क्या इसका रोल रहा, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं सड़कों के लिए। आपने इसका नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। भारत में सड़कों का जनक शेरशाह सूरी को माना जाता है। देश में सड़कों की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। सड़कों का जनक शेरशाह सूरी को कहते हैं। इसने जो है एक फेमस सड़क बनाई थी जो आज भी है। क्या नाम है उस सड़क का जो आज भी है? यह है पाकिस्तान के अंदर क्वेटा, और यह है बंगाल का यह है सोनार गांव। बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के क्वेटा तक इसने एक सड़क का निर्माण कराया था। उसका नाम था उस समय सड़क आजम, या वर्तमान नाम क्या है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको अपन नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे नंबर 1। आज भी यह सड़क मौजूद है जो शेरशाह सूरी ने कब बनाई थी? 1542 के अंदर। 500 साल बाद भी यह सड़क प्रेजेंट है। सड़क के आजम के नाम से फेमस था। इसके अलावा शेरशाह ने पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछाया था। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में सड़कों का जनक किसको मानते हैं? शेरशाह सूरी को। सड़कें ही नहीं बनवाई उसने, सड़कों के किनारे किनारे इसने जो है वो सराय बनवाई। सराय समझते हैं ना, किसको कहते हैं? नहीं, धर्मशालाएं। रहने के लिए जो यात्री जाते थे सड़कों पर, नाइट को स्टे करना चाहता है, हर 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद में सराय बनवाई। उसके अलावा यहाँ सराय के पास में डाक चौकियाँ और पुलिस चौकियाँ स्थापित की ताकि राजमार्ग सुरक्षित रहे और जो मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है वह पहुँच सके। डाक चौकियों पर, पुलिस चौकियों पर इसने घुड़सवार सैनिक नियुक्त किए जो डाक को इधर से उधर करते थे, पेट्रोलिंग करते थे, सड़कों की रक्षा करते थे। शेरशाह के राज्य के अंदर शेरशाह की सड़कें उसके राज्य की धमनियाँ कहलाती थी। जैसे हमारे शरीर में धमनियाँ हैं, पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती है, आर्टरीज। तो शेरशाह की आर्टरीज कौन सी थी? शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कें थी। तो भारत में सड़कों का जनक जो है वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। आज भी सड़क के आजम, जिसको अपन जीटी रोड कहते हैं, अभी तक प्रेजेंट है। इसका नाम भी नेशनल हाईवे नंबर 1 है। नेशनल हाईवे नंबर 1 है। शेरशाह के बाद में सड़कों पर दूसरा ध्यान किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। आधुनिक शेरशाह सूरी अटल बिहारी वाजपेयी। इसने 1909 के अंदर एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जगह जगह इसका बोर्ड देखते होंगे। आज जितने भी बन रही है उसका सारा फाइनेंस कौन कर रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, उस तरह से इसका नाम आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहीं पर भी आप सड़क बनती हुई देखेंगे तो साइड में बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। इसका गठन 99 के अंदर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और वाजपेयी के समय जो है बड़े स्तर पर सड़कों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें बनी। वाजपेयी के समय सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी वो थी, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी उसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन टेट्रा एंगल स्कीम। यहां आप देखेंगे तो बॉम्बे है,
यहाँ आप आएंगे तो चेन्नई है, यहाँ आप आएंगे तो कोलकाता है, यहाँ आप आएंगे तो दिल्ली है। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, क्या हो गया? स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। सबसे महत्वपूर्ण योजना है सड़कों की। देश के 4 महानगर जो है इनको आपस में सड़क मार्ग से, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई महानगर है, इन चारों महानगरों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से जो है वो वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। 1999 में यह योजना स्टार्ट हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का गठन करने के बाद चारों मान, अब देखिए इसके अंदर क्या है। अपने यहाँ क्या जाता है? राजस्थान आ जाता है। मैं नक्शे को इधर दोबारा कर देता हूँ। ये तो अपने सामने भारत आ गया, ये आ गया बॉम्बे, ये आ गया चेन्नई, ये आ गया कोलकाता और ये आ गया दिल्ली। दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता से। अब ये आ गया अपना राजस्थान, लंबा चौड़ा राजस्थान आ गया। तो जब दिल्ली से बॉम्बे सड़क बनेगा तो क्या होगा? राजस्थान को बेनिफिट मिलेगा। हवाई जहाज से तो सड़क जाएगी नहीं, जब गुजरेगी तो राजस्थान में से 7 जिले इस योजना के अंदर अति आधुनिक सड़क बनेगी। राजस्थान के 7 जिलों के अंदर लगभग 693 किलोमीटर लंबा 6 से 8 लाइन का 6 लाइन टू 8 लाइन अति आधुनिक सड़क मार्ग जब ये दिल्ली टू बॉम्बे बनेगा। इसी के लिए अपने नाम क्या दे दिया फिर आगे इसको? दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो मैं भी लिखवा लूँगा, दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यानी इस राजमार्ग के किनारे किनारे हम क्या करेंगे? टेक इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, एजुकेशन पार्क बनाएंगे, हाउसिंग कॉलोनीज बनाएंगे। उस तरह से इस मार्ग को डेवलप करेंगे। हैं, चल रहा है काम चल रहा है, अभी भी हो रहा है। इसके अंदर जो राजस्थान में 5 प्रोजेक्ट है इसके, मैं लिखाऊंगा सारा, उसमें 3 प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट है। मॉडर्नाइजेशन हो गया। उस समय तो कच्चा रोड था, उसके बाद में तो स्पेन में आया था साइंटिस्ट जिसका नाम था मैकाडिन। इस मैकाडिन ने जो है सबसे पहले जो है वो डामर का प्रयोग करना और साथ साथ में कंक्रीट बिछा करके सड़क बनाते तो नीचे कंक्रीट बिछाते हैं, फिर ऊपर डामर लगाते हैं। ये मैकाडिन के दिया हुआ है, इसको मैकाडिज्म विधि कहते हैं। अपन देखते हैं ना, रोड बनती है तो पहले खुदाई करते हैं, फिर कंक्रीट से उसको जमाते हैं, फिर उसके ऊपर डामर लगाते हैं। ये मैकाडिन का दिया हुआ है। उसके बाद में अभी आप सबको पता है नितिन गडकरी जो है उसने सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। पूरे देश के अंदर सड़कों का, हाईवेज का जो है वो जाल बन रहा है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, सड़कों के विकास के लिए योजनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो अपन ने ले लिया स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन, 4 महानगरों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ेंगे। इस दौरान हमें फायदा ये होगा कि जब दिल्ली से बॉम्बे सड़क मार्ग बनेगा तो हमारे 7 जिलों में से, पुराने जिलों के हिसाब से बता रहा हूँ, 7 जिलों में से गुजरेगा। लगभग 693 किलोमीटर के आसपास अति आधुनिक सड़क मार्ग राजस्थान को मिल जाएगा, जिसके किनारे फिर 5 कॉम्प्लेक्स बनेंगे दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत। वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज चेक करना चाहूँगा। एक नाम आता है IMF का, नाम सुनोगा आपने, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक आता है वर्ल्ड बैंक,
क्या अंतर है इसके अंदर? टीवी पर जब भी सुनते हैं पाकिस्तान ने आईएमएफ से कहा कि हमें 5 करोड़ का लोन दो, आईएमएफ ने कहा नहीं 2 करोड़ ही देंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, आपका इकोनॉमी कमजोर है, इतना लोन हम नहीं दे सकते, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। वो है, आईएमएफ भी लोन देता है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है। फिर अंतर क्या है? वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं जाता कोई लोन लेने के लिए? जिस कंट्री को भी, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश की भी हालत यही हो रही है, तो वो फिर सारे आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं जाते? दोनों ही बैंक के लोन देती है। ये वर्ल्ड बैंक भी वॉशिंगटन के अंदर है, ये भी लोन देती है। आईएमएफ भी वॉशिंगटन के अंदर है, ये भी लोन देती है। वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं ना, सड़कें की सुविधा है, बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन है, पानी की सुविधाएं हैं, मूलभूत ढांचे के विकास के लिए ही लोन देता है। वर्ल्ड बैंक केवल और व्यापार के लिए आपको लोन नहीं देता। भुगतान संतुलन है आपका, आप पैसा चुका नहीं पा रहे हैं किसी का उधार, उसके लिए वर्ल्ड बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक किसके लिए है कि साहब हम सड़क बनाना चाह रहे हैं, हम पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक आपको लॉन्ग टर्म लोन देगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ताकि आप अपने देश को विकसित कर सकें मामूली सा ब्याज दर पर लंबे समय के लिए, ताकि आप जो है अपने देश के अंदर एयरपोर्ट बना सको, रेलवे स्टेशन बना सको, सड़कें बना सको, बिजली बना सको। ये आईएमएफ है, ये व्यापारी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह आपके व्यापार व भुगतान संतुलन, कई बार हो जाता है संकट का, पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, छवि खराब हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा नहीं चुका पा रहे, जिस कंट्री से, जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से हमने लोन लिया उस लोन का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं। कई कंट्री तो ऐसे हैं जो ब्याज के लिए भी आगे लोन लेते हैं कि साहब ब्याज तो चुकाएं ताकि डिफॉल्टर तो घोषित नहीं हो। ऐसी कंडीशन आ जाती है, व्यापारिक कंडीशंस है, व्यापार के लिए भी पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो दुकान खोलने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, व्यापार के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आईएमएफ देता है। ये पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देगा, आपकी साख को देख करके, और इंटरेस्ट रेट इसका हाई होगा, क्योंकि ये आपको व्यापार के लिए दे रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए देगा, साल, 6 महीने, 2 साल, 2 साल में हम चुका देंगे, तो फिर वो आपके ऊपर देखेगा जीडीपी कितना चल रही है, आपके कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इतना पैसा ये ले रहा है, चुका पाएगा कि नहीं पाएगा ये कंट्री। बहुत सारी कंट्री डिफॉल्टर हो जाते हैं फिर बाद में, तो ये इसमें अंतर है। तो जितने भी अपने सड़कों की योजना है ना, एक लाइन दिमाग में रखना है, सारी किसके सहयोग से चल रही है, बढ़ रही है। अपने जो इंडस्ट्रियल, वो अपने देखा ना अभी जो संस्था स्थापित की थे ना, नाबार्ड भी आएगा, अभी आएगा, हाँ NHAI, इसके उसके थ्रू जो जितने भी सड़कों के विकास कार्य है, वो सड़कें बन रही है, वो किसके सहयोग से बन रही है, जितना अपन देख रहे हैं सारा का सारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। फाइनेंस कौन कर रहा है पीछे, बैकअप में पीछे वर्ल्ड बैंक कर रहा है। दूसरी योजना देखें अपन, सड़कों के विकास की दूसरी बड़ी योजना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी भारत के जो 4 किनारे हैं, इन चारों किनारों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना, 4 किनारों को आपस में सड़क मार्ग से, तो पूरा इंडिया क्या हो जाएगा, सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। उत्तर में क्या आ जाएगा, जम्मू, यहां कन्याकुमारी, पूर्व में जो है पोरबंदर गुजरात, सिलचर आसाम, सिलचर जो डिब्रूगढ़ के पास में, सिलचर आसाम,
ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ से यू स्टार्ट करेंगे पूर्व से पश्चिम। तो जब पूर्व से उत्तर से दक्षिण, जब उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो अपन तो राजस्थान देखें तो राजस्थान को क्या फायदा है कि राजस्थान में केवल एक ही जिला यहाँ आएगा। कौन सा है? धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के अंदर ये टच करता हुआ धौलपुर से गुजरता हुआ जाएगा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो बन रहा है उसमें राजस्थान के केवल एक ही जिले को फायदा होता है, वो है धौलपुर। लेकिन पश्चिम पूर्व का जो कॉरिडोर बन रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, इस दौरान फिर ये राजस्थान के दक्षिण के नेशनल हाईवे नंबर 76 जो राजस्थान का है, उस पूरे नेशनल हाईवे नंबर 76 से गुजरता हुआ ये आगे जाएगा। और जहां ये चारों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चौराहा। और इसका चौराहा जो बनाया जाएगा, ये चौराहा बनेगा, ये झांसी में बनेगा, राष्ट्रीय चौराहा, जो कि 3-4 किलोमीटर के आसपास लंबा होगा। चौराहा झांसी, यूपी के अंदर झांसी। तो पूर्व पश्चिम में तो राजस्थान को काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि पूरा दक्षिण राजस्थान अटैच हो जाएगा। लेकिन उत्तर दक्षिण में केवल एक ही जिला राजस्थान का आ रहा है, और वो कौन सा आ रहा है? धौलपुर है। हाँ, विंध्याचल से ऊपर ही है। विंध्याचल तो नीचे आ गया, यहाँ इससे ऊपर ही चला गया। राजस्थान तो विंध्याचल से काफी ऊपर आ गया ना। विंध्याचल के बाद में तो वो आ जाता है हड़ौती, पठार, मालवा के अंदर बन रहा है। तो उस दौरान राजस्थान के भी, दक्षिण राजस्थान के कई जिलों को, वो अपन डाटा पूरा देखेंगे कितना लंबाई का है दक्षिण राजस्थान। तो एक ये भी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। एक आती है तीसरी, एक्सप्रेस हाईवे परियोजना 2005। एक्सप्रेस हाईवे आपने नाम सुना, नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली जो है वो कानपुर एक्सप्रेस हाईवे, पूना बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे। लेकिन देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के अंदर बना था। और राजस्थान में कहाँ से कहाँ बना था? जयपुर से स्टार्ट हुआ था, और वो कहाँ तक था? किशनगढ़, अजमेर तक। देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे का मतलब होता है 4 लाइनें इधर जाने की, 4 लाइनें उधर आने की, किसी तरह से कोई टर्न नहीं आएगा, मोड़ आ रहा है वो नहीं होगा, किसी तरह से कोई बैरियर नहीं होगा। अगर रेलवे का क्रॉसिंग आ रहा है तो हाथों हाथ ही पुल बना करके उस क्रॉसिंग को ख़त्म कर रहे हैं। कोई खतरनाक मोड़ आ रहा है तो हाथों हाथ ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है उसको सीधा ही रख रहे हैं। तो एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पर स्पीड 160 तक की है, यहाँ पर जैसे 4 लाइन है ना, सामान्य मेरे जैसा आदमी तो चला ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। एक 40 किलोमीटर का, एक 60 किलोमीटर का, एक 100 किलोमीटर और एक 120 किलोमीटर। अब आप यहाँ आगे 40 की स्पीड चलोगे तो क्या होगा? पीछे से लोग टक्कर मारेंगे। और यहाँ आगे 100 की स्पीड से चलोगे तो क्या होगा? किसी न किसी से। तो 40 किलोमीटर चलना है तो आपको इस रोड इस पर चलना है, 60 किलोमीटर चलना है तो इस पर चलना है, 100 चलना है तो इस पर चलना है, 120 या उससे ऊपर चलना है तो इस पर चलना है। और कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, सर्दियों के समय पर्टिकुलर कोहरे की वजह से कोई एक अचानक ब्रेक बांधता है 120 वाले पर, पीछे से गाड़ियों के एकदम एक के बाद एक, क्योंकि अचानक सभी ब्रेक मार नहीं पाते, एक के बाद एक के बाद एक 8-10 गाड़ियाँ एक साथ जो है वो खा जाती। तो इन पर चलाना भी बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो, जिसको चलाना आता है अच्छी तरह से वो चला लेते हैं। भूमि अधिग्रहण है। कौन सा? वो अलग हाईवे है, वो अलग है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। अब ये तो एक्सप्रेस हाईवे तो केवल इतना ही है राजस्थान में, देश का पहला। उसके बाद में नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, पुणे एक्सप्रेस हाईवे है। उसके बाद में चौथा आता है हमारे पास में आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
ये भी बहुत फेमस योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना, इसमें क्या है, पाँच सौ से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना है। 500 से अधिक की आबादी वाला हर गांव देश में सड़क से जुड़े। ऐसा गांव जिसकी आबादी 500 से ज़्यादा है उसको सड़क से जोड़ा जाए। अधिक से अधिक देश में हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाए। लेकिन अपने यहाँ गांव की आबादी बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में 500 के स्थान पर कितना कर दिया है, 250 कर दिया। यानी कि वो पूछे कि राजस्थान में कहाँ से करना है भाई, ये चलो। राजस्थान में चूंकि अधिकतर जो है वो जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के गांव हैं, दूर दराज है, आबादी 500 तक की नहीं है, तो वहाँ 250 तक की आबादी की, 250 से ऊपर की आबादी के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तेजी से यहाँ के गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। अगला हमारे पास में आता है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना। भारत छोड़ो नहीं, भारत जोड़ो, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो के अंदर जो है लगभग देश के अंदर मोर देन 680 के आसपास जिले हैं। देश का हर जिला देश के दूसरे जिले से सड़क मार्ग से जुड़ा हो। हर जिले को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, इसके लिए अतिरिक्त सड़कें बनाई जा रही हैं। भारत जोड़ो, हर जिले के अंदर हर जिला दूसरे जिले से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ हो। एक अभी आपने देखा होगा, अखबारों में खूब पढ़ा होगा इसके बारे में, भारतमाला, नाम तो सुना होगा ना। ये अपने बीकानेर से भी जारी है, बीकानेर से जोधपुर जारी है भारतमाला। भारतमाला, अब ये नक्शा है इंडिया का, तो इसमें क्या है, 7 तो ले लिए कोस्टल राज्य कुल कितने बता सकता है कोई? कोस्टल राज्य कुल कितने हैं जो समुद्र को छूते हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र को छूते हैं? इधर 5 है और इधर 4 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला 5, तमिलनाडु, आंध्र का सीमांध्र नाम हो गया, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल, 4 इधर है। 9 जिलों में से 7 जिले तो तटीय लिए हैं और बाकी जो है 17 जिले जो है वो बगैर तटीय लिए हैं। 7 और 17 इनको लेकर के और एक माला बना करके और देश को जो है वो जोड़ा जाए। भारतमाला योजना, किनारे किनारों को जो है वो आपस में जोड़ा जाए। माला की तरह माला लगाते हैं ना, इस तरह से। और कौन सी, ये आ गया चेतक, सबको पता ही है, अपन ने राजस्थान जी के में पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से। चेतक परियोजना राजस्थान जी के में पढ़ा है। चेतक परियोजना राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिले, गंगानगर, पुराने जमाने के हिसाब से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों सीमावर्ती जिलों को आपस में सड़क से जोड़ना। राजस्थान में ये हो गया। पूरा देश का प्रोजेक्ट है, तो पूरे देश के जो सीमावर्ती जिले हैं, राजस्थान के पाकिस्तान के संपर्क में आ गए, कश्मीर वाले पाकिस्तान के संपर्क में आ गए, उधर चाइना के संपर्क वाले आ गए, उधर बांग्लादेश के संपर्क वाले आ गए, सभी सीमावर्ती जिलों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना। हेडक्वार्टर बीचवाल में है। पूरे भारत का चेतक का हेडक्वार्टर आप देख लीजिए, बीचवाल में मिलेगा। एक बहुत बड़ा ऑफिस, चेतक का हेड ऑफिस बीचवाल बीकानेर में है। उसके अलावा जो है नरेगा, जिसको अपन ने मनरेगा नाम कर दिया,
क्या विशेषता, कब शुरू हुई थी, बता सकता है कोई? नरेगा बहुत फेमस योजना है, मनरेगा कहते हैं। कब शुरू की गई थी? मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? मनरेगा तो बहुत फेमस योजना है। दो फरवरी 2006 से यह शुरू हुई थी प्रयोग के रूप में, और 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश, पूरे भारत में लागू हुई एक साथ, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में भी किया था, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में वो प्रोजेक्ट ठंडे बंद हो गया। पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में है। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या विशेषता है नरेगा की? पहले तो इसका पूरा नाम ध्यान होना चाहिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं नरेगा योजना, नरेगा योजना, मैं खुद गलत बोल रहा हूं। नरेगा योजना नहीं है, नरेगा एक कानून है, एक्ट है। एक्ट का मतलब कानून है, रोजगार देने का एक कानून है। अगर आपने नरेगा में रजिस्ट्रेशन करवाया है, किसी का भी नरेगा में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन आपका हो गया कंप्लीट, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। साल में 100 दिन का, 125 दिन का, 150 दिन का, जो भी प्रोजेक्ट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, आपको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और 15 दिन में रोजगार नहीं मिला, 16वें दिन आपका रोजगार भत्ता शुरू हो जाएगा। घर बैठे सरकार भत्ता देगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, रोजगार मिलना चाहिए। और जो नरेगा अधिकारी है, चाहे बीडीओ है या सरपंच जो भी है, उस नरेगा अधिकारी के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है। कानून तोड़ा है, एक्ट है, तो नरेगा एक एक्ट का नाम है। ये योजना है, योजना में घपला है, इसलिए कानून है। आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, 100 दिन का, 125 दिन का, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, जिस रेट पर डिसाइड कर रखा है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो लोग नरेगा में क्या करते हैं? और नरेगा की खासियत 2 है। पहली खासियत क्या है कि नरेगा में केवल निर्माण कार्य, इसलिए सबसे ज्यादा नरेगा में क्या बन रही है? सड़कें बन रही हैं। नरेगा में केवल निर्माण कार्य होंगे और कुछ नहीं होगा। चाहे सड़क बनाना है, चाहे गांव में पंचायत भवन बनाना है, चाहे गांव के अंदर कोई और स्कूल बनानी है, वो भी काम होगा, तो वो केवल निर्माण कार्य होगा। और दूसरी शर्त है कि नरेगा में कभी आपको जो है वो मशीनरी का उपयोग नहीं मिलेगा। सारा काम हाथ से, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या है, रोजगार मिल सके। मशीन से तो 10 दिन का काम 2 दिन में हो जाएगा, तो फिर वही रोजगार की प्रॉब्लम्स आएगी। तो सारा काम हाथ से करना। इसके अंदर नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए है। इसी तरह से नाबार्ड है। नाबार्ड का भी नाम तो सुना होगा ना? पूरा नाम क्या है नाबार्ड? नाबार्ड ये तो प्राइमरी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का बैंक, 1982 में स्थापित हुआ। नाबार्ड भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर सड़कें, पानी, बिजली, इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे जुड़ा। अब अपन देखें राजस्थान, पर्टिकुलर राजस्थान की 2 स्कीमें और है अलग से। ये बहुत बार आता है, RIDCOR, रिडकोर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, रिडकोर 2004 में स्थापित हुआ। ज़्यादातर राजस्थान में सड़कों के विकास से जुड़ी हुई संस्था है, जो PPP मॉडल,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सड़कों के विकास से जुड़े हुए, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर के। और कौन सा मॉडल अपनाता है? बीओटी, बिल्ड टू ऑपरेट एंड ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर यानी कोई कंपनी है बड़ी, वो कंपनी और रिडकॉर 50-50 पार्टनरशिप कर ली। क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें क्या हुआ? 50% तो रिडकॉर आ गया, 50% कंपनी आ गया। दोनों ने मिलकर के और जो है सड़क बनाई। और बाद में सरकार ने क्या किया? 5 साल के लिए उसको जो लगता है ना टोल टैक्स, ताकि वो अपने बनाने का खर्चा निकाल सके, 5 साल के लिए उसको टोल टैक्स की परमिशन भी दे दी। सीमा निर्धारित होती है टोल टैक्स। नहीं, उम्र भर क्या से वो सड़क टूट जाएगी। तभी तो ये हुआ, फिर तो आगे इसको चेंज करना पड़ा। फिर अब मैंने एक बार सड़क बना दी बीकानेर से डूंगरगढ़ के बीच में, अब वो टूट रही, मुझे क्या मतलब, मैं तो रोज टोल टैक्स ले रहा हूँ। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। सरकार ने क्या किया? बिल्ड टू ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर। हाँ, सड़क बना ली मैंने बीकानेर से डूंगरगढ़ के बीच में, ऑपरेट करो, मैंने 5 साल तक उसको ऑपरेट कर ली। उस दौरान मुझे उसकी मेंटेनेंस रखनी है, और देन आफ्टर मैं सड़क सरकार को क्या कहूँगा? ट्रांसफर कर दूँगा। इससे क्या हुआ? सरकार को क्या फ़ायदा हुआ? पैसा लगा नहीं, सड़क बन गई, जनता जो है वो टैक्स दे रही है और आना जाना कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गया। राजस्थान स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जितने भी ये पुल बन रहे हैं, अपन देख रहे हैं इधर नाल की तरफ में, इधर पुल के लिए अलग संस्था है जो हाईवे पर पुल का निर्माण करती है। ये हमारी सड़कें हैं। उसके बाद में डाटा आते हैं, कौन कौन किस जिले में सड़कों का घनत्व कितना है, क्या है। फेमस हाईवे अब तो बहुत सारे हो गया, नए आ गया हाईवे, पुराना डाटा से को चेंज करके नया आ गया। आज तो अपन योजनाएं लेते हैं, कल इसको फिर परिवहन। पहला लिखिए, शेरशाह सूरी को भारत में सड़कों का जनक मानते हैं। शेरशाह सूरी को भारत में सड़कों का जनक मानते हैं। शेरशाह सूरी को भारत में सड़कों का जनक मानते हैं। इन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया था और बंगाल से क्वेटा तक, क्वेटा पाकिस्तान में है, बंगाल से क्वेटा तक, बंगाल से क्वेटा तक, क्वेटा को आधा है, क्वेटा तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। सड़क के आजम कहा था उसको, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ट्रंक TRUNK, ट्रंक TRUNK, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को आधुनिक शेरशाह कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी को आधुनिक शेरशाह कहा गया।
आधुनिक शेरशाह कहा गया, जिसने सड़कों के विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया और सड़कों की योजनाएं शुरू की, सड़कों की योजनाएं बनाई। वर्तमान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नितिन गडकरी सड़कों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, सड़कों के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र। अब लिखिए पहली योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। अब 8-10 एक योजनाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के 4 महानगर दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता व चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई 4 महानगरों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना है। 4 महानगरों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, दिल्ली से बॉम्बे सड़क निर्माण के समय राजस्थान में 693 किलोमीटर सड़क मार्ग बनेगा। राजस्थान में 693 किलोमीटर सड़क मार्ग बनेगा। 693 किलोमीटर सड़क मार्ग बनेगा जो 7 जिलों से गुजरेगा। 7 जिलों से गुजरेगा। दूसरी योजना जिले वो उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लिखवा दूंगा। आगे दूसरा लिखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा योजना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा योजना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा योजना। पहला लिखिए उत्तर दक्षिण
उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण, यह श्रीनगर से लेकर, श्रीनगर से उत्तर दक्षिण, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक सड़क मार्ग बनाया जाएगा। उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन से राज्य में आता है? तमिलनाडु में, केरल में? ये तो तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। भारत का जो टिप है ना, ये केरला का नहीं है, तमिलनाडु का है। इंदिरा पॉइंट तो वो अंडमान निकोबार वहाँ है। यहाँ विवेकानंद पॉइंट है। जो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, केरला में नहीं है। आगे लिखिए, सड़क मार्ग बनेगा। इस दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले से सड़क, राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरेगा। डाटा वगैरह भी अपने पास में नहीं है। राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरेगा। दूसरा पॉइंट, पूर्व पश्चिम गलियारा, इसी में सेकंड, पूर्व पश्चिम गलियारा, वो जम्मू कश्मीर के अंदर। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कॉल है, कॉल उत्तर में, जम्मू कश्मीर में। और विवेकानंद पॉइंट जो है वो अखंड भारत का, मतलब द्वीपों को ना लेकर के। और देखें तो यहाँ किनारा जो है उसको विवेकानंद पॉइंट नाम दिया हुआ है। तो विवेकानंद पॉइंट, तो अगर वो प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम बिंदु पूछे तो विवेकानंद पॉइंट, और प्रायद्वीपीय शब्द न लेकर के सीधे पूछे भारत का अंतिम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार का, निकोबार के अंदर है, निकोबार। और उत्तरी पॉइंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, इंदिरा कॉल। आगे आ जाइए, पूर्व पश्चिम गलियारा, यह पोरबंदर ब्रैकेट में गुजरात, पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर सिलचर, सी है ल आधा है, सिलचर, सिलचर आसाम तक जाएगा। जो राजस्थान के नेशनल हाईवे नंबर 76 पर बनेगा, जो राजस्थान में कर दीजिए, राजस्थान में नेशनल हाईवे नंबर 76 पर बनेगा, 76 पर बनेगा। इसकी लंबाई 528 किलोमीटर होगी, लंबाई 528 किलोमीटर होगी। जिले वगैरह अभी तक वो डिसाइड नहीं है, फिक्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, झांसी उत्तर प्रदेश, इसी में पैराग्राफ चेंज करके, झांसी उत्तर प्रदेश में देश का राष्ट्रीय चौराहा बनेगा, राष्ट्रीय चौराहा बनेगा। राष्ट्रीय चौराहा बनेगा। अगला आ जाइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना 1999 में किया। 500 से अधिक की आबादी के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना, 500 से अधिक की आबादी, 500 से अधिक की आबादी के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना।
परंतु रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 आबादी रखा गया है। रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 आबादी रखा गया है। 250 कम जनसंख्या, इस वजह से 250 तक के रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 आबादी रखा गया है। राजस्थान इस योजना में प्रथम है। राजस्थान इस योजना में देश में प्रथम है। तेजी से गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा गांव किसने जोड़े हैं सड़कों से? तो राजस्थान है। अगला आ जाइए। एक्सप्रेस हाईवे परियोजना 2005। एक्सप्रेस हाईवे परियोजना 2005। 6 से 8 लेन के बिना बाधा के 6 से 8 लाइन के बिना बाधा के हाईवे का निर्माण करना। बिना बाधा के हाईवे का निर्माण करना मतलब सर्पिलाकार नहीं होगा, क्रॉसिंग नहीं होगा, कोई बैरियर नहीं आएगा, किसी तरह से यू टर्न नहीं होगा, सीधा एकदम चलेगा। बिना बाधा के हाईवे का निर्माण करना। हाँ, देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे, देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में, देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में जयपुर से किशनगढ़ अजमेर के मध्य बनकर तैयार हुआ। जयपुर से किशनगढ़ अजमेर के मध्य बनकर तैयार हुआ। चेतक परियोजना, नेक्स्ट चेतक, चेतक परियोजना। इस योजना को बीआरओ ब्रैकेट में कर दीजिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की है। इसका मुख्यालय बीछवाल बीकानेर में है। मुख्यालय बीछवाल बीकानेर में है। इसका उद्देश्य देश के सीमावर्ती जिलों को, देश के सीमावर्ती जिलों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना है। सीमावर्ती जिलों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना है। लास्ट एक और ले लेते हैं। क्या करो? चेतक बहुत पुरानी परियोजना है वैसे, इसका मेरे को पास सन लिखा नहीं, क्योंकि जो रिसेंट होती है वो तो आ जाती है ध्यान में। चेतक का ये 62 चाइना वॉर के बाद में भारतमाला योजना, भारतमाला योजना वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
भारतमाला योजना 31 जुलाई 2015। 31 जुलाई 2015। देश के 7 तटीय राज्य, देश के 7 तटीय राज्य, समुद्र से जुड़े हुए राज्य, और 17 सामान्य राज्य, 17 सामान्य राज्यों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। इस दौरान राजस्थान में 1825 किलोमीटर लंबाई 1825, राजस्थान में 1825 किलोमीटर लंबाई की 10 सड़कें बनेगी। राजस्थान में 1825 किलोमीटर लंबाई की 10 सड़कें बनेगी, जिन पर राजस्थान के 3 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। राजस्थान के 3 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। इसमें सबसे फेमस जो अभी बता रहे हो आप, ये बन रहा है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, जो कि संगरिया हनुमानगढ़ से सांसौर जालोर तक है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे होगा, जो हनुमानगढ़ बीकानेर जोधपुर बाड़मेर जालोर, ये पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे। इसका पूरा मैं कल इसको मैप बना करके समझा दूँगा।